हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम संविधान के संशोधनों पर जो सीरीज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे उसी का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में मैं आपको 76 से लेके और 105 तक जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सब आपके साथ डिस्कस करूँगी। साथ ही मैं आपको जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो भी बताती चलूँगी, जैसा कि मैंने पार्ट 1, 2 और 3 में बताया था। अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने जो 1 से लेके पार्ट 1 में मैंने जो अमेंडमेंट थे वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेके 25 तक डिस्कस किए हैं। पार्ट 2 में 26 से लेके 50 तक डिस्कस किए हैं और पार्ट 3 में 51 से लेके और 75 तक मैंने डिस्कस किए हैं। आज मैं आपको सभी अमेंडमेंट जो 105 तक हो चुके हैं, यानी कि 105 तक जितने भी अमेंडमेंट हो चुके हैं वो आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अमेंडमेंट आता है 76, है ना। 76वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1994 में ये हुआ और इससे 9वीं अनुसूची में संशोधन कर दिया गया। तमिलनाडु सरकार ने एक एक्ट पास किया था जिससे पिछड़े वर्गों के लिए जो सरकारी नौकरियों में 69% रिजर्वेशन था उसको बंद कर दिया गया और उस 69% रिजर्वेशन को बंद करने वाले एक्ट को 9वीं अनुसूची में ऐड कर लिया गया, जिससे कि उसे कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके। तो ये 9वीं अनुसूची से डील करता है, बस हमें इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है 77 यानी 77वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ये 1995 में हुआ और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंडल आयोग के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए इसे पारित किया गया था। अब मंडल आयोग का मामला देखिए, यानी कि इंदिरा साहनी का मामला। इंदिरा साहनी के मामले को ही मंडल आयोग के मामले के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोर्ट ने रिजर्वेशन की जो लिमिट थी वो 50% तक तय कर दी थी। तो इस केस में जब कोर्ट ने जजमेंट दिया उसके बाद ही इस अमेंडमेंट को करना पड़ा। क्यों किया गया? ताकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में जब भी पदोन्नति मिलती है तो उसके रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया था। कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामले में कह दिया था कि अगर किसी व्यक्ति की पदोन्नति होती है तो आरक्षण उसको नहीं मिलेगा, लेकिन इससे जो आर्टिकल 16 था, है ना, उसमें एक नया खंड 4A ऐड कर दिया गया, जिससे राज्य अगर प्रोन्नति में आरक्षण देता है, किसको? शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में कम है। यानी कि अगर कोई स्टेट में नौकरी ये करते हैं इस कास्ट के लोग और उनका प्रतिनिधित्व कम है, उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, तो कोर्ट क्या करेगा? उनको प्रोन्नति में भी आरक्षण देने के लिए कोई उपबंध बना सकता है, कोई प्रोविज़न बना सकता है। तो बेसिकली इस अमेंडमेंट से इन कास्ट के बारे में आरक्षण देने की जो सीमा 50% तक लिमिट थी उसको क्रॉस किया जा सकता है। स्टेट उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, बशर्ते कब? जब उनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त ना हो, उनका प्रतिनिधित्व कम हो। नेक्स्ट आता है 78वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1995 में हुआ। ये देखिए फिर से 9वीं अनुसूची से डील करता है और इससे राज्य द्वारा पारित जो 27 लैंड रिफॉर्म एक्ट थे उनको शामिल कर लिया गया। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है 79वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1999 में हुआ। इससे आर्टिकल 330 में कुछ संशोधन किए गए। 50 साल की जगह पे 60 साल वर्ड रख दिया गया और जो अनुसूचित जाति जनजाति के मेंबर्स थे उनके लिए विधानमंडलों में आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो बस 50 साल की जगह 60 साल वर्ड रख दिया, क्योंकि उनके लिए सीट्स का जो रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट आता है 80वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2000 में हुआ। इससे संघ और राज्यों के बीच जो इकट्ठा किया गया टैक्स था उसको बांटने के बारे में कुछ वैकल्पिक योजना बनाने की व्यवस्था की गई कि कैसे वो टैक्स बटेगा, उसकी एक योजना बनाई जाएगी, उसका एक प्लान बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है 81वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ये भी 2000 में हुआ। इससे देखिए आर्टिकल 16 में फिर से एक नया खंड जोड़ दिया गया 4B और इससे क्या हुआ कि जो अनुसूचित जाति जनजातियाँ थीं या दूसरे पिछड़े वर्ग थे उनके लिए सरकारी नौकरियों में जो 50% की लिमिट थी, जिसे इंदिरा साहनी के मामले में बताया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक, उस लिमिट को क्रॉस किया जा सकता है जिसे इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। तो बेसिकली इन तीनों कास्ट के बारे में हमें ध्यान रखना है, चाहे
कास्ट SC हो, चाहे कास्ट आपकी SC हो, ST हो या OBC हो, तो इन तीनों के बारे में सरकारी नौकरियों में जो 50% की लिमिट थी उसको क्रॉस किया जा सकता है, उसको ख़त्म कर दिया गया नया खंड जोड़ के 4B, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है 82वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये 2000 में हुआ। इससे जो अनुसूचित जाति थी, जनजातियाँ थी, उनके लिए जो रिजर्व्ड पद होते थे उसमें होने वाली किसी भी परीक्षा में जो मेरिट लगती है उसमें अंकों में छूट दी जा सकती है। तो ये बेसिकली आप कॉलेज वगैरह में जैसे मेरिट लगती है, अनुसूचित जनजातियों से जो रिलेटेड या जातियों से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, आरक्षित पदों के लिए जो भी रिजर्व्ड सीटें थी उनके लिए अहर्ता अंकों में कुछ छूट दे दी गई। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 83, है ना, 83वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये भी 2000 में हुआ। और इससे जो शेड्यूल्ड कास्ट थी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, उनसे पूरी तरह से मुक्त जो अरुणाचल प्रदेश था उसकी पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण रखने की व्यवस्था नहीं होगी। तो इसमें एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं वहाँ उन्हें पंचायतों में भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ ही नहीं हैं वहाँ उन्हें पंचायतों में भी रिजर्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तय कर दिया गया इस वाले अमेंडमेंट से। नेक्स्ट आता है 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये 2001 में हुआ। इससे लोकसभा सीटों में 2026 तक संशोधन ना किया जाने की बात तय कर दी गई। कहा कि लोकसभा सीटों में अब 2026 तक कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, बस ये इससे तय कर दिया गया। नेक्स्ट आता है 85वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये 2001 में हुआ। इससे देखिए जो नया जो खंड ऐड किया था 16 में 4A, उसमें ही कुछ चेंजेस किए गए और एक नई लाइन इसमें ऐड की गई। उस लाइन में कुछ चेंजेस किए गए कि किसी वर्ग के प्रोन्नति के मामले में, है ना, इसकी जगह पर किसी वर्ग में प्रोन्नति के मामले में भूतलक्षी जो ज्येष्ठता थी वो जोड़ दी गई। इसका मतलब ये है कि इस वर्ग की प्रोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रोन्नति अगर किसी को मिलेगी, है ना, किसी भी सरकारी नौकरी में अगर किसी को प्रोन्नति मिलती है ना, किसी व्यक्ति को, तो वो जब अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, या भी जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो उसे अगर मिलता है, वो चीज़ मिलती है तो उसे भूतलक्षी प्रभाव से मिलेगी, यानी कि पहले से मिलेगी जब उसकी नौकरी शुरू हुई थी, तो भूतलक्षी प्रभाव से उसको वो नौकरी दी जाएगी। तो इन्होंने इस वर्ग में, देखिए ये वाली लाइन इसकी जगह पर, इस लाइन की जगह पर इन्होंने भूतलक्षी ज्येष्ठता वर्ड जो है वो इस अमेंडमेंट से ऐड कर दिया गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पहले से उसको दी जाएगी, इस चीज़ को काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो 2002 में हुआ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, भारतीय संविधान में देखिए नया आर्टिकल जैसा कि हम जानते हैं 21A ऐड किया गया, जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। साथ ही आर्टिकल 45 में कुछ अमेंडमेंट किए गए और नया आर्टिकल जो ऐड किया गया था 51A, उसमें 11वां मूल कर्तव्य ऐड किया गया, है ना। वैसे तो 51A आपका 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसमें लेकिन उस समय उसमें सिर्फ देखिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, है ना, 10 ही मूल कर्तव्य थे। लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य जो ऐड किया गया है वो इस अमेंडमेंट से किया गया है और वो देखिए बेसिकली बच्चों की शिक्षा से ही डील करता है। 14 साल तक की उम्र के बच्चों के माता पिता संरक्षकों का कर्तव्य है कि वो उन्हें शिक्षा के अवसर जो हैं वो उपलब्ध कराएं। तो बेसिकली ये वाला शिक्षा से डील किया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। नेक्स्ट आता है 87वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 में हुआ। इससे आर्टिकल 81 के खंड 3 में कुछ चेंजेस किए गए। 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 वर्ड कर दिया गया और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए जनगणना की संख्या के लिए 2001 के आधार पर करना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी क्षेत्र में, कोई निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी पुनर्गठन होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो जनगणना होगी वो 2001 की जनगणना के हिसाब से ही जनसंख्या को देखा जाएगा। तो बस इसमें इतना ही कहा गया है कि 2001 की जनगणना के हिसाब से ही जनसंख्या को देखा जाएगा। नेक्स्ट आता है 88 वाला जो अमेंडमेंट है 2003 में हुआ। इससे देखिए नया आर्टिकल ऐड किया गया
और जो सर्विस टैक्स थे उसको लगाने का प्रोविज़न किया गया कि अब सर्विस टैक्स लगाया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा लगाया जाएगा और उससे भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा। यानी कि अगर सर्विस टैक्स पहले तो लगाया जाएगा और जो भी सर्विस टैक्स आता है उसको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर उसको इकट्ठा करेंगी। नेक्स्ट आता है 89वां अमेंडमेंट जो है वो 2003 में हुआ। इससे भी देखिए नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया जिससे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया। तो जो नेशनल एक वो बना दिया गया, आयोग बना दिया गया अनुसूचित जनजातियों के लिए भी, इसका सबसे पहले प्रावधान किस अमेंडमेंट से किया गया? इससे किया गया। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, ये ध्यान रखना है कि नया जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था वो 89वें अमेंडमेंट से किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है 90वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में असम राज्य के लिए विधानसभा चुनाव में बोडोलैंड क्षेत्र जो था, असम में एक बोडोलैंड क्षेत्र है, उसके सहित निर्वाचन क्षेत्रों में जो इलेक्शन के एरियाज थे उनमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को कायम रखा जाएगा। सिर्फ इतना कहा गया, असम में जो बोडोलैंड क्षेत्र है वहाँ पे उस क्षेत्र सहित जो दूसरे आपके इलेक्शंस के एरियाज थे उनमें अनुसूचित जाति और जो गैर अनुसूचित जनजाति हैं उनके प्रतिनिधित्व को कायम रखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ। इसने 2 आर्टिकल्स में चेंज किए, 75 और 164, दोनों में 2 नए खंड ऐड कर दिए। सबसे पहले 75 के बारे में जानेंगे। इसका पहला खंड ये कहता है कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। तो एक चीज़ ये क्लियर कर दी कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% से ज़्यादा, बस ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। दूसरा खंड ये कहता है कि अपनी निर्भरता की तारीख से, यानी जब मंत्री निर्हित हुए तो उस तारीख से जो शुरू होने वाली तारीख है ना, जिसको ऐसे सदस्य के रूप में पद की अवधि खत्म होगी, तो ऐसी अवधि के अवसान से पहले उन्हें संसद के किसी भी सदन का अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो उस तारीख को जिससे वो निर्वाचित घोषित उनको किया जाता है, जो भी पहले होगी, चाहे निर्भरता की डेट पहली हो चाहे निर्वाचित घोषित होने की डेट पहले हो, तो वो मंत्री के रूप में भी नियुक्त किए जाने से निर्हित होंगे। तो एक तरीके से ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिहाज से, सिर्फ 2 आर्टिकल ही अक्सर पूछे जाते हैं कि 75 में जो आर्टिकल 75 है या आर्टिकल 75 है उसमें जो 2 नए खंड ऐड किए गए हैं वो कौन से अमेंडमेंट से किए गए हैं, और साथ ही कितने % होनी चाहिए प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के। तो 15% इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है 164, इसमें क्या चीज़ ऐड की गई? तो इसमें भी 2 नए खंड ऐड किए गए, बिल्कुल 75 की तरह। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वही बात बिल्कुल सेम यहाँ पर है, लेकिन एक चीज़ और ऐड है कि संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी है? 15%, और मिनिमम कितनी है? संख्या जो है वो 12 से कम नहीं होनी चाहिए। जिन राज्यों में मंत्रियों की संख्या इससे ज़्यादा है तो उन्हें 6 महीने के अंदर इसे घटाना होगा। तो 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि उस संख्या को घटा दें, वरना 12 से कम नहीं होनी चाहिए और 15% से ज़्यादा ना हो। अब अगला खंड ये कहता है कि अब दल बदल करने पर सदस्यता अपने आप ख़त्म नहीं होगी। साथ ही ऐसे सदस्य जब तक दोबारा निर्वाचित होकर नहीं आते तब तक किसी अन्य लाभ का पद भी वो प्राप्त नहीं कर सकते। यानी दोबारा उनको निर्वाचित होना होगा, तब तक वो लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे 8वीं अनुसूची जो भाषाओं वाली जो आपकी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं दी गई हैं, उसमें 4 नई भाषाओं को ऐड किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आखिरी बार जो इसमें अमेंडमेंट किया गया था 8th शेड्यूल में, वो 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम से किया गया था, और इससे इसमें संख्या कितनी हो गई? बढ़ के 22। तो 22 भाषाएं हो गई टोटल 8वीं अनुसूची में इस अमेंडमेंट के बाद। नेक्स्ट आता है 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये 2005 में हुआ। इससे आर्टिकल 15 जो 14 से लेकर देखिए 18 तक राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है, समानता का अधिकार,
और आर्टिकल 15 में जो नया खंड ऐड किया गया, 4 के बाद एक नया खंड 5 ऐड किया गया, जिसके अनुसार जो स्टेट है वो जितने भी आपके एजुकेशनली और सोशली जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनकी प्रगति के लिए जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो मतलब एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें एडमिशन को लेकर जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविज़न इनके लिए बना सकता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं उसमें शामिल नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं ना, जो माइनॉरिटीज़ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं, ये इसका एक अपवाद हो गया। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, अगर वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो स्टेट क्या कर सकता है उनके लिए, जो सरकारी सहायता प्राप्त हो यानी जिन्हें सरकार सहायता देती है या गैर सरकारी सहायता प्राप्त हो, उन दोनों में ही उनके एडमिशन को लेकर स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। बट इसका एक अपवाद हमें ध्यान रखना है कि वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था नहीं होनी चाहिए, माइनॉरिटी वाली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है 94वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये 2006 में हुआ। इससे बिहार राज्य को जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया, यानी जनजाति कल्याण मंत्री अब नियुक्त जो करेगा वो बिहार राज्य नहीं करेगा। और इस प्रावधान को झारखंड, छत्तीसगढ़ में लागू करने की व्यवस्था कर दी गई, जबकि मध्य प्रदेश, उड़ीसा में ये प्रावधान पहले से ही लागू था। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिहाज से, बस ध्यान रखना है कि बिहार राज्य में जो जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त होते थे उसको उसके दायित्व से मुक्त कर दिया गया और झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने की इसकी व्यवस्था की गई। नेक्स्ट आता है 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2009 में हुआ। इससे आर्टिकल 334 है उसमें कुछ चेंजेस किए गए, 60 साल की जगह पे 70 साल इसमें वर्ड रख दिया गया। और इसके अनुसार अब इन वर्गों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो रिजर्वेशन था वो 70 साल तक बढ़ा दिया गया, यानी 2010 तक चलता रहेगा, ये कह दिया गया। यानी कि कुछ उसमें चेंजेस किए गए थे सीट्स के रिजर्वेशन को लेकर। इसके बाद नेक्स्ट आता है 96वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 में हुआ। इससे देखिए जो 8वीं अनुसूची थी उसमें कोई नई भाषा ऐड नहीं की गई, सिर्फ उड़िया शब्द की जगह पे ओडिया शब्द कर दिया गया। इसलिए संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा को ओडिया कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 96वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 में कोई भाषा तो ऐड नहीं की गई थी, सिर्फ ओडिया की जगह, उड़िया शब्द की जगह ओडिया वर्ड कर दिया गया, एक वर्ड का चेंज था। नेक्स्ट आता है 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये भी 2011 में हुआ। इससे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी उसका प्रोविज़न किया गया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें नया भाग ऐड किया गया 9B, है ना। मैंने बताया था कि जो भाग 9 है वो पंचायतों से रिलेटेड है, जो 9A है वो नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, और अब 9B भी एक नया भाग है जिसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से डील करता है। और साथ ही एक नया आर्टिकल अगर हमें पता हो 43B भी ऐड किया हुआ है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसमें भी एक नया जो आर्टिकल है वो ऐड किया था, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से ही डील करता है। इसके बाद आता है 98वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2012 में हुआ। इससे एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 371 में। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा कर्नाटक राज्य के लिए हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग से विकास परिषद स्थापित करने का प्रावधान किया गया, कि राष्ट्रपति के आदेश से कर्नाटक राज्य के लिए एक अलग से विकास परिषद, है ना, एक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट आता है 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2014 में जोड़ा गया था, मतलब किया गया था। इससे 3 नए आर्टिकल 124A, B और C ये जोड़े गए। इस संशोधन से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति से परामर्श की प्रक्रिया थी उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है तो परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जो परामर्श लिया जाता है तो उसको ख़त्म कर दिया गया। कोर्ट ने क्या किया, अभिलेख अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ 2015 के केस में संविधान का जो 99वां संवैधानिक संशोधन था इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को। इस तरह से संशोधन के द्वारा लाया गया कोई भी प्रावधान विधि मान्य नहीं रह गया, यानी कि इस संशोधन ने जो भी चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में वो मान्य नहीं रह गए हैं। 99वें संवैधानिक संशोधन से पहले के जितने भी प्रावधान थे वो फिर से पुनर्जीवित हो गए हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दिया।
इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2015 में हुआ। ये संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड था। इससे भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच में लैंड ट्रांसफ़र को लेकर जो 16 मई 1974 को एक एग्रीमेंट हुआ था उसको इन्फोर्स कर दिया गया, उसको प्रभावी कर दिया गया। तो बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड था। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2017 में हुआ। इससे जो गुड्स और सर्विस टैक्स काउंसिल थी ये उससे रिलेटेड था, यानी माल और सेवा कर परिषद जो बनाई गई थी। सबसे पहले जब जीएसटी देखिए लागू किया गया था तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किए गए जीएसटी को लागू करने के लिए 2017 में, और नए नए जो आर्टिकल्स थे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, और गुड्स और सर्विस टैक्स काउंसिल जैसा कि मैंने आपको बताया है इससे ऐड किया गया। ये जो काउंसिल बनी थी इसके लिए 101वां संवैधानिक संशोधन करना पड़ा था 2017 में। तो एग्ज़ाम के लिहाज से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो जीएसटी जो मतलब लागू हुआ था उससे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो ये 101वां है। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ। इससे देखिए नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और जो पिछड़े वर्ग थे यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनके लिए एक नेशनल कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया कि इनके लिए भी अब एक नेशनल कमीशन बनाई जाएगी, और साथ ही एक और नया आर्टिकल ऐड करके सामाजिक यानी कि जो सोशली और जो एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको परिभाषित किया गया, यानी उनको डिफाइन किया गया कि किसको आप बैकवर्ड क्लासेस मानोगे, है ना, सोशली और एजुकेशनली को। तो इस तरह से ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देखिए एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं कि ये जो नया आर्टिकल है ये किससे ऐड किया गया, या 342A किससे ऐड किया गया, क्योंकि देखिए दोनों ही बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है, किस अमेंडमेंट से ऐड किए गए, है ना। साथ ही ये भी आ जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रोविज़न किससे किया गया, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नेशनल कमीशन है वो किससे ऐड किया गया, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2019 में हुआ। इससे जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कमज़ोर वर्ग है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, है ना, जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए 10% रिजर्वेशन का प्रोविज़न इससे किया गया। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए जो आर्टिकल 15 है और जो आर्टिकल 16 है उसमें खंड 6 दोनों में जोड़ना पड़ा। अभी हमने देखा होगा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था EWS का प्रोविज़न, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसकी फुल फॉर्म है। तो EWS का जो प्रोविज़न ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए 103वां अमेंडमेंट किया गया था, और यहाँ पे जो 2 खंड ये ऐड किए हैं ये है आपका किसके लिए, जॉब्स के लिए, सरकारी नौकरियों में भी उनको 10% आरक्षण मिलेगा, और एक तरीके से एक हो गया आपका एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन के लिए भी 10% आरक्षण अगर एडमिशन लेते हैं, और जॉब्स के लिए भी। तो दोनों में ही यहाँ पे आप मतलब जॉब्स और एजुकेशन आपको दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। तो नए जो खंड ऐड किए गए थे वो इसी से ऐड किए गए थे। इसके बाद आता है 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये 2019 में किया गया था, और इससे देखिए फिर से 334 में कुछ बदलाव किए गए। लोकसभा और विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है उनके रिजर्वेशन को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, और 70 साल की जगह 80 साल वर्ड जो है वो रख दिया गया। साथ ही इसकी टाइम लिमिट बता दी कि 25 जनवरी 2030 तक ये लागू रहेगा। इसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है, 25 जनवरी 2030। तो उसी वाले आर्टिकल में फिर से चेंज, वो भी किसके लिए, जो अनुसूचित जाति और जनजाति थी, और लोकसभा विधानसभाओं में उनकी सीट्स के आरक्षण के लिए। लेकिन जो एंग्लो इंडियंस थे उनके रिजर्वेशन को बढ़ाने का कोई प्रोविज़न इससे नहीं किया गया, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाएगा एग्ज़ाम के लिहाज से, ये वाला जो अमेंडमेंट है। इसके बाद 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये 2021 में हुआ, और जो सोशली और जो एजुकेशनली देखिए फिर से जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनकी लिस्ट तैयार करने के लिए जो राज्य की पावर थी, जो स्टेट की पावर थी, उसको बहाल कर दिया गया। उनको फिर से दे दिया गया कि वही इस चीज़ की लिस्ट तैयार करेंगे कि सोशली और जो एजुकेशनली जो पिछड़ा वर्ग है वो कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि ऐसी लिस्ट तैयार करने के लिए जो स्टेट्स है उसको जो नेशनल कमीशन बना हुआ है पिछड़े वर्ग के बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नेशनल कमीशन बना हुआ है उससे भी परामर्श करने की ज़रूरत
नहीं है। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो एक तरीके से स्टेट को ही पावर फिर से दे दी गई कि वो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट तैयार करे, देखे कि कौन कौन बैकवर्ड क्लासेस में आता है या नहीं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने 76 से लेके 105 यानी कि 105 तक जितने भी अमेंडमेंट थे वो सब आपके साथ डिस्कस किए हैं। मैंने साथ ही आपको जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थे वो भी बताए हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।